नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आग के तांडव की खबरों के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लगी, तो वहीं दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की, जहां पर चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। लोग जैसे ही पता चला बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, बचाने के लिए कार को आग बुझाने के लिए दौड़े और इसके बाद दमकल ने इस आग पर काबू पा लिया। वहीं जोधपुर की तस्वीरें, जहां कबाड़ के गोदाम में उस वक्त आग लगी, कहा जा रहा है कि पटाखों की चिंगारी की वजह से पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। तो जोधपुर के फड़ौदा मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। संगरिया बाईपास रोड पर पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग का बड़ा गुब्बार निकलने लगा और खबर लगते ही दमकल विभाग मौके पर टीम पहुंची, दमकल की गाड़ी पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। चिंगारी से लगी आग ने पूरे के पूरे कबाड़ के गोदाम को अपने आगोश में ले लिया और इतनी तेजी से आग फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आसपास के लोग जब बुझाने की कोशिश कर रहे थे और यह आग उतनी ही विकराल होती हुई दिखाई दी। बाद में दमकल ने पहुंच करके कड़ी मशक्कत की है। इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां भीषण आग लगी। तो अब बात सवाई माधोपुर की, जहां पर बर्निंग कार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय रणथंभौर सर्किल की तस्वीरें हैं, जहां अचानक से चलती हुई कार में बोनेट में पहले आग लगी और आग लगते ही कार में बैठे लोग घबरा गए। आनन फानन में कार को रोका गया और दूर इससे उतर करके भागे। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार क्या वायरिंग में किसी तरह के शॉर्ट की वजह से आग लगी है। हालांकि कार जो है वो चल रही थी। सबसे पहले बोनट का हिस्सा जला, उसके बाद देखते ही देखते जो आग है वो बाकी हिस्सों में भी फैली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। ये अहम जानकारी कि द्रव्यवती नदी की हालत पर जेडीए की नींद टूट गई है। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर प्रकाश दिखाई और इसके बाद अब जेडीए ने महाधिवक्ता महेंद्र सिंघवी से राय मांगी है। प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। महाधिवक्ता महेंद्र सिंघवी से राय मांगी गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पार्कों के भुगतान को लेकर ये राय अब जेडीए ने मांगी है। बड़ी जानकारी, एसटीपी प्लांट बंद है, भुगतान नहीं होने के चलते नदी में कचरे के ढेर लग गए और फिर से ये अमानिशा नाले में तब्दील होती हुई दिखाई दी है। ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई और अब इसके बाद जेडीए की नींद टूटी है। जेडीए जागा और इस पूरे मामले को लेकर के राय मांगी गई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद द्रव्यवती नदी किस तरीके से फिर से पुराने स्वरूप और बदहाली की हालत में पहुंच गई, ये न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया था। अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाई थी और उसके बाद खबर है कि अब टाटा प्रोजेक्ट के बकाया भुगतान को लेकर के जेडीए ने राय मांगी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पार्कों के भुगतान को लेकर के राय ली जा रही है। अब इसके आधार पर आगे का एक्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से, द्रव्यवती नदी की हालत पर जेडीए की नींद न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद टूटी है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर के जेडीए ने महाधिवक्ता महेंद्र सिंघवी से राय ली है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। टाटा प्रोजेक्ट के बकाया भुगतान को लेकर के राय है मांगी गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पार्कों के भुगतान पर यह राय मांगी गई है। भुगतान नहीं होने से एसटीपी प्लांट बंद पड़ा है और नदी में कचरे के ढेर लग गए हैं। यह नदी एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप अमानिशा नाले में तब्दील हो गई है, जहां पर गंदगी है, बदबू है, लोगों की परेशानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले को लेकर पुलिस ने 12 से एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। दरअसल झालावाड़ जिले के मायाखेड़ी के रहने वाले रामेश्वर कुमार को 23 अक्टूबर को विदेशी नंबरों से कॉल किया गया था
कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तानी बताया। उसने रामेश्वर को आरएसएस छोड़ने, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने की धमकी फोन पर दी। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रामेश्वर ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी कल्याणमल मीणा ने इसकी जांच साइबर एक्सपर्ट टीम को सौंपी। साइबर एक्सपर्ट्स ने मामले का खुलासा किया। पीड़ित के गांव के ही एक व्यक्ति और नाबालिग का पता लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की, नाबालिग को डिटेन किया है। करने वाले थे स्वयं फरियादी के ही कुछ जानकार थे। दोनों को एक बाल अपचारी था और एक दूसरा अन्य गिरिराज दांगी नामक व्यक्ति है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये मौके पर डराने धमकाने के लिए अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल किया था, ताकि वो अरेस्ट छोड़ दिया। क्या मकसद हो सकता है उसका, पर ये घटना बड़ी एक विचित्र थी और बड़ा भयावह था। सारी रात दिन इसमें लगे और इसमें सफलता मिल गई है और इसका हमने दोनों को बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूट कर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वारदात के बाद 7 दिन बाद भी नेपाल की रहने वाली बताई जाने वाली इस नौकरानी और उसके साथी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। वैशाली नगर के ऑफिसर्स कैंपस में रहने वाले रजनीकांत सुद्रानिया ने 92 साल की अपनी मां की देखभाल के लिए दीपा नाम की इस नेपाली महिला को 2 महीने पहले नौकरी पर रखा था। 19 अक्टूबर को मार्बल कारोबारी रजनीकांत अपने परिवार के साथ बाहर गया। मौके का फायदा उठाकर दीपा ने अपने साथी को बुलाया। आधी रात को दीपा ने साथी युवक के साथ घर में वारदात को अंजाम दिया। मौजूद महिला, उनके पोते, घरेलू नौकर और खाने पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर के सबको खिला दिया। बेहोश होने पर मकान मालिक रजनीकांत की मां के हाथों में पहने कड़े और अन्य गहने कीमती सामान लेकर भाग छूटी। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई और ये सीसीटीवी अब सामने आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल ली है और वे अध्यक्ष पद संभालने वाले कांग्रेस के 65वें नेता हैं। खड़गे उस दौर में इस पद को संभाल रहे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर में है। कांग्रेस के नए कप्तान के लिए आखिर चुनौतियां कैसी हैं, क्या हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियां अपार। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। बीजेपी के भारत मुक्त सपने के बीच ये कांग्रेस की जंग की तैयारी है। वंशवाद और परिवारवाद की काट के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से शहर से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। और यही बात हर कांग्रेसी को भा रही है। अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के बदले हालात का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस देश को सुरक्षित रखने की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा
भारत के संविधान की विचारधारा है। तो वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं पर सबकी निगाहें हैं। दोनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 22 मंत्री और विधायकों को कांग्रेस का परचम लहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पड़ोसी राज्य गुजरात में सीएम अशोक गहलोत, रघु शर्मा समेत 20 मंत्री विधायकों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं हिमाचल में सचिन पायलट और धीरज गुर्जर को लगाया गया है। हिमाचल चुनाव में पायलट पर्यवेक्षक हैं तो धीरज गुर्जर स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इसे पायलट और गहलोत गुट के बीच चल रहे संघर्ष को जोड़ करके भी देखा जा रहा है। शर्मा जी हमारे यहाँ के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ की शक्ति का उपयोग गुजरात में ज़्यादा हो रहा है और राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में जो हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो लगे हुए हिमाचल से प्रदेश, वहाँ उनकी शक्ति का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। वहीं राज्य में खेल और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कारों को लेकर सरकार की बेरुखी लगातार देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं राज्य के महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की। हालांकि सरकार ने पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को पिछले 5 साल से ये पुरस्कार और सम्मान नहीं मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर खूब दिलचस्पी दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने, आउट ऑफ टर्न जॉब्स और ग्रामीण खेलों के आयोजन को लेकर तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सरकार का प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया है। 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन ना तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए गए, ना 4 साल में पदक विजेता खिलाड़ियों को आज तक पुरस्कार राशि दी गई। हाल ही पिछली बार जब गहलोत साहब ने 2 साल पहले 2020 के अंदर स्टेट गेम्स कराए, उसके रनर विनर्स को आज तक इनामी राशि नहीं दी गई। यही वजह है कि प्रदेश के अव्वल और होनहार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप और कोच को दिए जाने वाले गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए करीब 5 साल का लंबा इंतजार जारी है। वैसे तो इन पुरस्कारों का आयोजन हर साल किया जाना चाहिए, लेकिन साल 2019 से अब तक एक बार भी इन दोनों पुरस्कारों को नहीं दिया गया, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। राजस्थान और राजस्थान खेल परिषद बजट की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुखिया अपने सिर्फ भाषण देने के लिए पूरे राजस्थान से 50 करोड़ रुपए खेल परिषद के बजट में से निकाल के उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक करवा लिया, जबकि जब से 4 साल सरकार बने हुए गए और आज तक महाराणा प्रताप पुरस्कारों का कोई अता पता नहीं है। अंतिम साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के दौरान भी 9 साल का बैकलॉग पूरा किया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। अब क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया का दावा है कि महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए भी मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं और जल्द ही इसका वितरण होगा। इसको भी हम क्योंकि बीच में कुछ सालों के लिए जैसे नहीं दे पाए थे, तो हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं जिससे कि इन खिलाड़ियों जो ये हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी एक ग्रेस होनी चाहिए और स्टेट लेवल पे कोई ये अवार्ड जब दिया जाए तो एथलीट्स को लगना चाहिए कि भाई हाँ उस एथलीट को ये अवार्ड मिला है, तो कल मैं भी उस पोजीशन पे पहुंचूं और इस अवार्ड को जीतूं। तो उसमें एक हम ऐसी क्राइटेरिया करना चाह रहे हैं जिससे उनकी ग्रेस बनी रहे। अवनी लेखरा, कृष्णा नागर जैसे स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने वाले पैरा ओलंपियन को भी राज्य में इन पुरस्कारों को दिया जाना है, जिन्हें केंद्र सरकार खेल रत्न से सम्मानित कर चुकी है। जब केंद्र सरकार द्वारा समय पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो फिर राज्य में खेल पुरस्कार समय पर क्यों नहीं मिल सके हैं? यही सवाल प्रदेश का हर खिलाड़ी जानना चाहता है। महेश दादीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण को लेकर एक अच्छी खबर है। इस साल दिवाली के दूसरे दिन से ही प्रदूषण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर दिवाली के 7 दिनों तक प्रदूषण का गहरा असर होता है, मगर इस बार लोगों ने दिवाली पर प्रदूषण को लेकर कुछ संवेदनशीलता दिखाई है। इसका असर भी देखा जा रहा है। 25 और 26 अक्टूबर के प्रदूषण के आंकड़े पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी कम है। राजधानी जयपुर में गलता पर्वत पहुंचे संवाददाता अरबाज अहमद ने प्रदूषण का जायजा लिया है, आप भी देखिए। बात बड़े प्रदूषण को लेकर के राजधानी जयपुर और पूरे प्रदेश से अच्छी खबर है। खबर यह है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ही तेजी से नीचे आ गया है। एक दिन पहले जो हमने
यहीं सूर्य मंदिर से जयपुर शहर के पूरे हालात आपको दिखाए थे। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी में कितना इजाफा हुआ है और कल के मुकाबले तुलनात्मक रूप से जो स्मॉग है वो कितना कम हुआ है। कल जयपुर शहर के ये तमाम घर नजर नहीं आ रहे थे और जयपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था यानी AQI वो 270 के पार था। आज अगले ही दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है और जयपुर समेत प्रदेश भर के तमाम शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे आया है। जयपुर में भी ये 200 से नीचे चला गया है, जोधपुर में 300 तक पहुंच गया था और वहां से भी कम आते हुए आप देखिए कि 150 के नीचे आ चुका है। प्रदेश भर के तमाम शहर मॉडरेट स्थिति में आ गए हैं, जो एक दिन पहले वेरी पुअर कंडीशन से पहले वाली पुअर कंडीशन में थे। और अब आप देखिए कि जो नज़ारा है ये अपने आप में बड़ा खुश करने वाला है, क्योंकि हर साल जब दिवाली पर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण होने के बाद में सामान्य तौर पर जो प्रदूषण को ख़त्म होने में 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन इस बार दिवाली के अगले दिन ही जो प्रदूषण के हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के जो प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना जब पिछले साल के आंकड़ों से करें तो उसके मुकाबले में भी 20 से 30% प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। ये जो कमी है ये कुछ मौसम में बदलाव की वजह से है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो लोगों की जागरूकता की वजह से है कि इस बार आतिशबाजी भी कम की गई है और लोग ग्रीन पटाखे इस्तेमाल में करते हुए इको फ्रेंडली दिवाली मनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। वरना यही आसमान पिछले कुछ साल पहले तक 500 से ज़्यादा का AQI जो है यहाँ पर दिखा करता था और चारों तरफ गर्द गुबार हुआ करती थी, लोगों को सांस लेने में परेशानी होती थी। तो ये जयपुर की बदलती हुई तस्वीर है जिसमें दिवाली मनाने का पैटर्न भी बदल रहा है और प्रदूषण के हालात भी बदल रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोटा के महावीर थर्ड इलाके में घर में घुसे चोरों ने एक बुजुर्ग पर हमला किया चाकू से। दरअसल सुबह के वक्त किशन सिंह नाम के बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर में निचले फ्लोर की लाइट जली हुई थी और सामान दिख रहा था। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आया। पत्नी के साथ वापस बाहर आए, पड़ोस में देखा तो पास वाले मकान में हलचल हुई। 2 युवक नजर आए, उन्होंने बदमाशों को बाहर आने के लिए कहा। बदमाश मकान की छत पर चढ़ गए। कृष्ण सिंह के हाथ में जो डंडा था उन्होंने छत की तरफ फेंका और इसी दौरान बदमाश छत से नीचे कूदा। कृष्ण सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही चोर को पकड़ा तो चोर ने उनके ऊपर एक के बाद एक चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। चलते देखा पड़ोस में से आवाज आ रही थी तो पड़ोस में देखा तो 2 लड़के अंदर बंद थे, अंदर गए हुए थे ताला तोड़ के पड़ोस में भी। तो मैंने मिसेज को गेट का ताला लगा दिया और मिसेज का मोबाइल लेके आओ, पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी देर में जब तक मिसेज मोबाइल लेने आएगी तो ये लोग छत से कूद के एक लड़का मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उसने कितना बड़ा चाकू था, क्या था? चाकू बड़ा देखो, चाकू देखा ही नहीं मैंने उसके हाथ में। ताबड़तोड़ मारा उसने। साले अंकल जी की चोरी करी, ये कुत्ता लेके बाहर गए थे तो इनके बाद फिर हमारे घर में भी घुस गए। तो जैसे अंकल जी वापस आए ना तो हमारे घर में अंकल जी ने चोर देख लिया था तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। तो वहीं नागौर जिले के जायल थाना इलाके के तरनाव डेगाना हाईवे पर राजेश रलिया नाम के युवक की पीट कर हत्या की गई, जबकि उसका साथी सीताराम जाट गंभीर रूप से घायल है। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। शराब ठेकों और अवैध शराब के कारोबार को लेकर जानकारी के मुताबिक 2 गुटों में काफी समय से रंजिश चल रही थी। करीब 4 बजे सुबह उसने अपने पिता को फोन पर इस घटना की जानकारी दी और उसके बाद जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो राजेश की मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सुरेश भाट और शैतान राम रलिया लगा तरनऊ ने। अब तरनऊ ले जाने के बाद में कहीं की हो कहीं नहीं की है और 4 बजे मांगने तो फोन आया है। हमारे बच्चे का फोन आया और बच्चों मार के फोन की बे टाइम हो मारने की ठोकने की सूचना ही पच मार मेरी उड़ा जी माने। तो वहीं श्रीगंगानगर के स्थापना दिवस और दीपोत्सव के मौके पर इंदिरा वाटिका में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। इंदिरा वाटिका में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम जिलों से आए कलाकारों ने नृत्य, गीत और गिद्दा से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया।
सीताया पतये नमः। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।